बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि u, v और w3 वेक्टर्स आपको गिवन है। तीनों वेक्टर स्पेस के हैं। स्पेस के वेक्टर्स की पहचान ये है कि इसमें i, j के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। फाइंड द फॉलोइंग। आपने u प्लस 2v प्लस w फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में v माइनस 3w है और थर्ड पार्ट कहता है कि 3v प्लस w होल मैग्नीट्यूड। ये थर्ड पार्ट जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आए इसको देखते हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सबसे पहले आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट की देखें। आपको नजर आता है एक्सप्रेशन u प्लस 2v प्लस w। इस एक्सप्रेशन में आप u, v, w की वैल्यूज पुट करेंगे और तीनों वैल्यूज आपके पास मौजूद। आपके पास u वेक्टर क्या है जी? आपके पास u वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 5k। तो u की जगह पे आपने सारी की सारी u की वैल्यू पुट की। देखिए प्लस 2 था ना, आगे प्लस 2 का प्लस 2 आ गया, ये देखें। और उसके बाद 2 के साथ कौन था? v वेक्टर। और v वेक्टर की तो ये वैल्यू है i माइनस 5j प्लस के, वो आपने पुट कर दी। ब्रैकेट में पुट कीजिए ताकि 2 सारे से मल्टीप्लाई हो सके। फिर आगे प्लस है तो फिर आपने प्लस लिखा, सॉरी माफ कीजिएगा, w है तो w वेक्टर है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। माइनस 4i माइनस j प्लस 7k आपने w की जगह w की वैल्यू पुट की है। अब सूत्र यूं है कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई अंदर होना चाह रहा है और यहाँ प्लस से अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म्स के साइन में रहेंगे। 3i प्लस 2j माइनस 5k एज इट इज। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गए, ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू आई 2i, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10j, साथ j भी है, और माइनस 2 इंटू k माइनस 2। इस तरह प्लस है, बाहर तो साइन चेंज नहीं होंगे। माइनस का 4 है एज इट इज, माइनस का j, प्लस का 7k एज इट इज, वैसे का वैसा। अब आप देखें तो लाइक टर्म्स जो हैं उनमें, यानी लाइक टर्म्स होती हैं एक जैसी, जैसे यहाँ पे 3 आए और फिर आपके पास प्लस का 2 आए और देखें तो माइनस का 4 आए, ये सारी लाइक टर्म्स हैं, इनमें आई आ रहा है। तो आई वाली टर्म्स कंबाइन करनी है आपने, इकट्ठी करके लिखी है ताकि सॉल्व कर सके, समझ सके अच्छे से। फिर जे वाली टर्म्स कंबाइन कर लें, प्लस का 2j है, अगेन आपको यहाँ नजर आएगा माइनस का 10j नजर आएगा। इसके बाद आपको j वाली टर्म माइनस का j नजर आएगा। तो आप देखें ये टर्म कंबाइन करती हैं। फिर माइनस का 5k आपको नजर आएगा और k वाली टर्म माइनस 2k थी और प्लस का 7k था, तो भी आपने लिखा। k वाली भी कंबाइन कर। अब अगर i वाली टर्म 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 में से 4 माइनस होगा 1 रह जाएगा। मैंने i वाली टर्म्स में से i कॉमन लिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। j वाली टर्म्स में से j कॉमन लिए। आप ऐसे भी सिंपल ऐड जैसे मैं करने लगा था आप कर सकते हैं, कॉमन ना भी लें तो तब भी हो जाता है, लेकिन कॉमन ले लें तो भी। और प्लस अगर आप ले रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस के लिया है ना, के सब में कॉमन था तो माइनस का 5 रह गया, माइनस का 2 और प्लस का 7k कॉमन लो। 3 प्लस 2 5 होता है, 5 माइनस 4 1 आए, यानी आई होता है 1 आए का अंडरस्टूड टू बी देयर, ये यहाँ पे 1 मौजूद है लेकिन हम 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। सो आए यहाँ पे बना माइनस 9j और आखिर में ये माइनस 7 आ रहा है, माइनस 7 प्लस 7 से कैंसिल होगा और 0k को नहीं लिखिए आप। अगर कोफिशिएंट 0 है तो 0 हो जाएगी ये टर्म, ये बची। तो आया i माइनस 9j रह गया, i माइनस 9j इसका आंसर है। नेक्स्ट v माइनस 3w में भी यहाँ पे जस्ट v और w पुट होंगे। v की जगह वैल्यू v की क्या थी? i माइनस 5j माइनस k थी और माइनस 3 एज इट इज। आपने उसी तरह लिखते जाना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। और माइनस 3 के बाद कौन है जी? w। और w की वैल्यू वहां देखें स्टार्ट में लिखी हुई है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। आपने सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, माइनस 3 मल्टीप्लाई होना चाहता है ब्रैकेट से तो ईच टर्म से होगा माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12i, साथ i भी है ना। तीसरा माइनस 3 इंटू माइनस j प्लस 3j, माइनस 3 इंटू 7 प्लस का 7, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और 21, 7 3 21, साथ k भी है। तो आप i वाली टर्म्स कंबाइन करें तो i वाली टर्म्स 2 थी ना, i और 12i, भाई मिलकर डायरेक्टली लिख दिया, आप कर भी सकते हैं 39, थोड़ी सी टर्म्स है। माइनस का 5j और आपके पास प्लस का 3j, तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 होता है। और इसी तरह k वाली टर्म्स अगर आप लास्ट करें तो माइनस का k और माइनस का, यानी माइनस का k मतलब माइनस 1k और माइनस 21 और माइनस 1 मिलकर कितना बना? माइनस 22k। और यूं आपके पास रिजल्ट आ गया। थर्ड पार्ट जिसे मैंने इन तीनों पार्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा है
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में आएगा जी, शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप जानते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एज इट इज साइन, मैग्नीट्यूड कहते हैं वर्टिकल स्ट्रोक्स को, ये वर्टिकल बार्स, ये खड़ी लाइनें आपने 3 एज इट इज ये लिखा, v की जगह v की वैल्यू लिख दी, प्लस w हो रहा है तो प्लस जब होता है ना बेटा दरमियान में तो साइन चेंज नहीं होते, और w की ये टर्म्स नेगेटिव थी तो उसी साइन से लिखी है, क्योंकि ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होते तो टर्म्स के साइन वही रहती है, और मैग्नीट्यूड साइन है। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई होना चाहता है, ब्रैकेट से ये नजर आ रहा है, 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू आई 3i, 3 इंटू माइनस 5j माइनस 15j, 3 इंटू माइनस k माइनस 3k, इस तरह माइनस 4i माइनस j और प्लस का 7k एज इट इज आ गया। आई वाली टर्म्स कंबाइन करें जी और देखें इनका रिजल्ट, नेट रिजल्टेंट क्या है। 3i में से 4i माइनस हो तो माइनस का i बचता है, माइनस का 15j हो और माइनस का ही j हो तो मिलके बना माइनस 16j, देख सकते हैं। और k वाली टर्म्स माइनस का 3k है और लेकिन प्लस का 7k है तो 4k आ जाएगा, 7 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 7 हो या 7 माइनस 3 हो, 4k प्लस का 4। अब मैग्नीट्यूड आपने याद किया था कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और i का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है जी, माइनस का मतलब होता है -1, सो i का कोएफिशिएंट -1 है, सो -1 का स्क्वायर। इस तरह j का कोएफिशिएंट है -16, उस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, देखिए जरा j का कोएफिशिएंट -16 था तो वही साइन लगाना है, और k का कोएफिशिएंट कितना था जी +4, यानी 4 पे भी स्क्वायर लगा देना है। आपने पढ़ा था कि अगर आप xi प्लस yj प्लस zk का मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड करें किसी वेक्टर का, y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है x पे भी स्क्वायर आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट j है, सॉरी j के कोएफिशिएंट y है, यानी j के साथ y आ रहा है तो y का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से k का कोएफिशिएंट कौन है जी z, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा और सारे का होल का स्क्वायर, ये वही फार्मूला मैंने यूज किया है। -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि नेगेटिव नंबर की इवन पावर है 2 इवन है, और जब भी आप इवन पावर लेते हैं किसी नेगेटिव नंबर की तो वो प्लस पे चला जाता है। वैसे भी -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 1 1 तो बना प्लस। -16 का स्क्वायर 256 होगा और 4 का स्क्वायर 16, ये सब ऐड करें तो 273 का स्क्वायर हो जाता है। इसे एज इट इज क्यों छोड़ा है, बात का तो हम स्क्वायर रूट को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 273 किसी नंबर पे स्वाय अपने आप के और 1 के और डिवाइड नहीं होता, यानी इसके ये प्राइम नंबर है, यानी इसकी एक प्राइम फैक्टर जो है अगर बनाए तो उनमें स्क्वायर फैक्टर कोई भी नहीं आता जो स्क्वायर रूट को ब्रेक करके बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v आपको आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में देखा होगा, और ये कि चूंकि ये सेकंड लेक्चर है ये, इस लेक्चर में आपने देखें तो यहाँ पे पहले जो पढ़ा होगा डायरेक्शन को साइंस ऑफ बी, तो वो आपने उसी टॉपिक का यहाँ पे उसे अगर आपने नहीं लेक्चर लिया तो आपने लेक्चर नंबर 1 में चले जाना है, वहां से डायरेक्शन को साइंस पढ़ लेने हैं और फिर ये आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, फार्मूला बड़ा आसान है डायरेक्शन को साइंस का। सबसे पहले वी वेक्टर की बने और आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अभी अभी आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ देखें, यहाँ आपने एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी अभी फाइंड किया है, तो मैग्नीट्यूड को भी देना सीखा, फिर दोबारा ले लेंगे, कोई मसला नहीं। तो देखें फर्स्ट पार्ट है v वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 6k, तो 3i माइनस 2j प्लस 6k, v वेक्टर एज इट इज लिखा आपने, मैग्नीट्यूड लिया। जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे इस साइड पे तो इधर का भी तो मैग्नीट्यूड आएगा ना, तो इसका तो मैग्नीट्यूड होता है, क्या फार्मूला होता है, तो 3 पहले कोएफिशिएंट क्या नजर आता है i का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 पे स्क्वायर लगाएं, इस 3 पे स्क्वायर लग गया जी। j का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस होगा और फिर प्लस होगा, फार्मूला में प्लस 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 था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, याद है आपको। तो z कितना है, इस पे 6 है, देखें x 3 है, दोबारा देख लें, x इसका 3 समझ लें, y इसमें -2 है और z इसमें 6, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी अभी फार्मूला पढ़ा आपने, ये देख सकते, ये देख, यही यूज आपने यहाँ पे किया। तो देखें आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर +4, 6 का स्क्वायर 36, ये ऐड हो तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 7 आ गया। एक हिस्सा भी सॉल्व हुआ है और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं बताता चलूं, यानी इसका कोई भी पार्ट आ सकता है एग्जाम में
ईच पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और इंपॉर्टेंट है ये जी, कोई पार्ट भी इन तीनों में से दिया जा सकता है, लेकिन तीनों बिल्कुल एक ही तरीके के हैं, कोई जरा बराबर भी फर्क नहीं है तीनों में, सब में एक ही काम करना है, मैग्नीट्यूड भी लेना है और डायरेक्शन को साइंस भी लेने हैं। तो डायरेक्शन को साइंस से अगर आपको याद होगा, दूसरी चीज आपसे मांगी गई है डायरेक्शन को साइंस, और डायरेक्शन को साइंस क्या थे? डायरेक्शन को साइंस थे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। अगर आपको याद हो तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपने पढ़ी थी एक्स ओवर आर मैग्नीट्यूड, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में चले जाइएगा। वाई ओवर आर मैग्नीट्यूड पढ़ा था आपने कॉस बीटा, और कॉस गैमा पढ़ा था आपने जेड ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक्स वाई जेड क्या है? यही तो एक्स वाई जेड होते हैं जो भी बताए हैं मैंने आपको, और मैग्नीट्यूड है आर मैग्नीट्यूड। असल में आर वेक्टर नहीं, हमारा वेक्टर वी है, तो आर वाला स्टेटस वी को दे दें, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर वी मैग्नीट्यूड, वाई ओवर वी मैग्नीट्यूड और जेड ओवर वी मैग्नीट्यूड हमारा फार्मूला बनेगा डायरेक्शन आ जाएंगे इस मैग्नीट्यूड से। तो आपके पास यहां देखेंगे तो एक्स कितना है भाई? एक्स तो 3 है, यहां देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 3 है, तो 3 और मैग्नीट्यूड कितना आया 7, 3 ओवर 7 कामा, देखिए नेक्स्ट है आपके पास है -2 वाई -2 है, तो कामा के बाद आना है -2 ओवर मैग्नीट्यूड आना है 7 नीचे, और नेक्स्ट जेड लिखना है आपने 6, ये कामास में लिखते हैं डायरेक्शन को साइंस, ये याद रखिएगा प्लीज। और वैसे एक बात आपको इजाफी तौर पे बता दूं कि अगर आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते, वी हेड फाइंड करते, तो वो उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं अभी, यानी यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स डायरेक्शन को साइंस होते हैं। क्या मतलब है? अगर वी हेड आता तो क्या आता? कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि ये एक्स होगा यूनिट वेक्टर का, यानी 3/7, साथ उसके आई भी आएगा, वेक्टर तब कंप्लीट होगा। नेक्स्ट होगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाना है, -2/7 जे, और बेटा आगे +6/7 के, तो ये यूनिट वेक्टर आता। मैंने कहा अगर आपसे ये पूछा जाता, बताने का मकसद ये था कि डायरेक्शन को साइंस की वैल्यूज यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शन को साइंस की वैल्यूज यूनिट वेक्टर के, गिवन वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। चले ये बात जो है वो कहीं एमसीक्यूज में आ सकती है, मल्टीपल चॉइस के में ये बात पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दी। सेकंड पार्ट देखते हैं, वी वेक्टर है आपके पास, इसी तरह से आपने वी मैग्नीट्यूड फाइंड किया, 6 आ गया, और डायरेक्शन को साइंस क्या किए हुए हैं, ईच कंपोनेंट के नीचे ये मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी -4/6 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 4/6, ये देख सकते हैं, ये ऊपर आ गए हैं -4 +4 और प्लस, और नीचे मैग्नीट्यूड आ गया तीनों का। बड़ा यही आसान, बहुत ही आसान बस। और इसी तरह से नेक्स्ट में बेटा यहाँ पे 0k है, यानी कि एक वाले टर्म है ही नहीं, तो आपके पास मैग्नीट्यूड में अगर मैं लिखता भी तो +0² आना था, और 0² से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यही दो टर्म बचनी थी। ये 100 का स्क्वायर रूट आया जो कि 10 आ गया। 10 आने के बाद आपने डायरेक्शन को साइंस लेने थे बी के, और डायरेक्शन को साइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा होते हैं, यानी एक्स ओवर आर मैग्नीट्यूड। बेटा आर मैग्नीट्यूड मतलब बी मैग्नीट्यूड, एक्स ओवर मैग्नीट्यूड, एक्स कितना है आपका? एक्स आपका -6 है, सो -6 देखते हैं ना, ओवर मैग्नीट्यूड आया हुआ है 8 ओवर मैग्नीट्यूड आया हुआ है वेक्टर का, और 0 ओवर आया हुआ है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास डायरेक्शन तो साइंस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, और आएगा किसमें? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में बिल्कुल नहीं आना। इसमें आपकी इस एक्सरसाइज से मेजॉरिटी चांसेस जो है तो शॉर्ट क्वेश्चन के आने की है, लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रेयर चांस है के लिए। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन में क्या है। गिवन में ये है कि ये इक्वेशन गिवन है कि ये पूरा मैग्नीट्यूड लेफ्ट साइड वाला, ये मैग्नीट्यूड √13 के बराबर है। ये मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, वेक्टर है 2i + t - 1j + tk का मैग्नीट्यूड सारा √13 है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, और देखें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। x कितना है यहाँ पे 2x², y कितना है, ये y है, देखिए ना xi होता है yj, ये y है सारा, और z के साथ के, तो देखिए x² यानी 2 का स्क्वायर, y मतलब t - 1 का स्क्वायर, और z x² + y² + z² होल स्क्वायर रूट, यही मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने। तो आपने आई के कोएफिशिएंट पे भी स्क्वायर लगा देना है, प्लस लगाना है फार्मूला का। जे का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा था, t - 1, उस पे भी स्क्वायर लगाना है। के का कोएफिशिएंट कौन है, प्लस का t यानी t के ऊपर भी स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, √13 वैसे का वैसा। और देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर ओपन किया है, t - 1 स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर जैसा एक्सपेंड होगा, t - 1 पे स्क्वायर था तो t स्क्वायर,
-2t यानी -2ab प्लस 1 आ जाएगा और t का स्क्वायर t स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज ये उतारी गई है, एज इट इज टर्म ऊपर ये राइट साइड वाली। और देखें टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आपको 2 दफा नजर आएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2t आ गया और प्लस 1 प्लस 4 नजर आएगा आपको, 4 प्लस 1 5 होता है, होल स्क्वायर रूट एज इट इज चल रहा है और स्क्वायर रूट 13 के इक्वल चल रहा है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे ताकि टी की वैल्यू लाई जा सके। हमारा सवाल था फाइंड टी, हमें टी की वैल्यूज बतानी है। अगर हमें टी फाइंड करना है यहाँ से तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर आने वाला स्क्वायर रूट पहले खत्म करें तो ये एक्सपोज होगा तो इसकी वैल्यूज आएंगी ना। तो पहले स्क्वायर रूट घटाएं, स्क्वायर रूट हटता है स्क्वायर लेने से, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 13 के इक्वल हुआ, जो कि जिससे आप 13 को लेफ्ट पे ले आए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस फॉर्म में आ जाए जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन जो फैक्टराइजेशन है ये समटाइम्स पॉसिबल नहीं होती, यानी हमेशा जरूरी नहीं होता कि फैक्टर बन जाएंगे। जैसा कि सबसे पहले तो ये देखें ना कि 2 से जान छुड़ाएं, सारी टर्म्स 2 पे डिविजिबल है तो मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, 2 कट गया जी, टी स्क्वायर रह गया, 2 कैंसिल हुआ, टी रह गया, 2 4 8 होता है, 4 आ गया। अब 4t स्क्वायर मैं एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ले भी लेता तो -4t स्क्वायर आ रहा है और 4 1 4 या 2 2 4 होता है। अगर मैं 4 1 4 लिखूं मिसाल के तौर पे, मैं लिख देता हूं चले, और दरमियान में माइनस हो अगर तो हम बड़ी टर्म को नेगेटिव साइन देते हैं, छोटी टर्म को प्लस का देते हैं, तो ये -4t स्क्वायर प्रोडक्ट तो आ जाएगा इन दोनों का, लेकिन इन्हें ऐड करें तो -3t आता है। मिडिल टर्म तो आपकी माइनस का t थी, कभी भी नहीं आएगी। तो पता ये चला कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर नहीं तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि या आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, है सॉरी 2 ऑप्शन रह जाते हैं। लेकिन मैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर को भी मना करूंगा, इसलिए कि कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कैसा लेंथी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सबसे ज्यादा आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अच्छा एक और बात सुन लीजिएगा, अगर फैक्टर्स बनते हो तब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया जा सकता है, इसमें कोई ममानियत नहीं है कि आपने फैक्टर्स क्यों नहीं बनाए। आप तमाम क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर दिया करें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आमतौर पर बच्चों के जेहन में डाउट्स होते हैं, पता नहीं फैक्टर नहीं बनाया तो क्या कोई नंबर ही ना कट जाए, कोई नंबर नहीं कटता, मकसद वैल्यूज लाना होता है वेरिएबल की। और वेरिएबल क्या चल रहा है यहाँ पे, टी वेरिएबल देख सकते हैं, वेरिएबल इसमें टी है, ये टी के अंदर क्वाड्रेटिक है तो टी की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स रखती है, क्योंकि जितनी किसी इक्वेशन की किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही उसकी रूट्स होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में भी मैंने बात बताई थी, दोबारा रिपीट कर दी। ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं, ए 1 है, बी यहाँ पे -1 है, ए का कोएफिशिएंट आपको -1 नजर आएगा और सी यहाँ पे -4 है। तो ए बी सी की वैल्यूज आपने देखी और देखते ही आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। अच्छा मैट्रिक्स से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद किया होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। भाई ठीक बात है, तो राइट साइड तो वही देखेंगे आप, लेकिन x की जगह पे आपने t लिखा हुआ है, आपको नजर आएगा। इसकी क्या वजह है भाई, ये फार्मूला था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x में थी, वो तो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की इक्वेशन, इस फॉर्म में थी, x वेरिएबल में थी क्वाड्रेटिक और ये t में है। x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप x लिखते हैं लेफ्ट साइड, और अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन t वेरिएबल में है तो आप लेफ्ट साइड पे t लिखेंगे। अब a b c की वैल्यूज पुट की हैं, b आपका -1 है तो ये माइनस तो फार्मूला का एज इट इज, लेकिन b खुद -1 है, b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 फार्मूला का है, a इसमें 1 है, c इसमें -4 है, आप देख सकते हैं वैल्यूज यहां से पढ़ सकते हैं, और होल स्क्वायर रूट ओवर 2a और a 1 था सो a 1 किया हुआ है। बेटा -1 यहां देखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, सो +1 आया हुआ है प्लस माइनस, ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस इंटू -4 प्लस 16 हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर रूट बना बेटे, और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। यूं ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और टी की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसी वेक्टर v के नाम, गिवन वेक्टर v है, v के नाम यूनिट वेक्टर को हम डिनोट किसे करते हैं, v हैट से, और v हैट का फार्मूला क्या बताया था, v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब किसी वेक्टर को
उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर आता है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मतलब है हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। सबसे पहले तो मैंने देखें फर्ज किया है कि वी हैड तो ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वी, तो वी हैड आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है एक्चुअली। तो वी वेक्टर और वी मैग्नीट्यूड जैसा मैंने आपको बताया फार्मूला यूज हो रहा है। क्या है वी वेक्टर आपका? वी वेक्टर तो था माइनस आई प्लस 4j माइनस 8j मैंने लिखा। नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है वेक्टर का, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। माइनस का मतलब -1 होता है, -1 स्क्वायर। भाई j का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, फार्मूला में प्लस 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 आता है। और आखिर में देखें तो -8 का k का कोएफिशिएंट है -8, तो -8 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस के ऊपर स्क्वायर लें प्लस आता है 64। ये 81 का स्क्वायर रूट बना नीचे 9 आ जाएगा, 9 को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 9 को इस टर्म के नीचे लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -1/9, 4/9 और -8/9, अलग अलग 9 इस टर्म के नीचे लिखा गया है। क्यों? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें UVW3 वेक्टर्स गिवन है और आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो पैरेलल हो 4U - 3V + 2W के। जब तक आप इस वेक्टर को फाइंड नहीं करते आपको वो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर नहीं मिल सकता। देखिए यूनिट वेक्टर जिसके अलॉन्ग चाहिए वो 4U है, U तो अलग से आपको गिवन है ना। माना UV की वैल्यूज पता है, U पता है, V की वैल्यू पता है और हमें W की वैल्यू पता है, लेकिन 4U - 3V + 2W को नहीं ना पता। तो सबसे पहले इसको फाइंड करना है कि ये है क्या, ये कौन सा वेक्टर है। सो 4U - 3V + 2W को आपने एज इट इज लिखना शुरू किया, 4 का 4 लिखा। आप देख सकते हैं U की जगह पे U की वैल्यू क्या थी? U की वैल्यू थी 2i + j - 3k, 2i + j - 3k लिखी। आगे था -3v, -3 का -3 और v की जगह पे v की वैल्यू आ गई, + 2w, +2 का +2 और w की जगह पे w की वैल्यू पुट की हुई है। भाई 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, -3 इस टर्म से साइन भी चेंज करेगा, +2 इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, आपको नजर आ रहा होगा। ये जब कंबाइन हो तो i आपके पास कितनी दफा है? i वाली टर्म 8 आए + 3 आए 11 आए, 11 आए और 6 आए 17 आए, 11 और 6 17। इस तरह j वाली टर्म्स कंबाइन की हैं, k वाली टर्म्स कंबाइन की हैं, तो ये वेक्टर है। अब वो वेक्टर आया है जिसके लॉन्ग आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। ये वो वेक्टर है जिसके लॉन्ग आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो भाई इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। देखें तो पहले मैंने देखें दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड लिया, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। मैग्नीट्यूड लिया जनाब तो 17 का स्क्वायर होना है, -12 के ऊपर स्क्वायर आना है, -16 के ऊपर स्क्वायर आना है। फार्मूला आपसे डिस्कस हो गया, ये 689 का स्क्वायर रूट आएगा। अब आपको जो यूनिट वेक्टर चाहिए था इस वेक्टर के अलावा वो ये वेक्टर, ये चूंकि इसके इक्वल है, आपका रिक्वायर्ड वेक्टर ये वैल्यू रखता है, ये वाली वैल्यू राइट साइड से। तो इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा ना, या यूं कह लें आपको इस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर चाहिए। आप इसको कोई नया नाम भी दे सकते थे, कोई भी नया नाम दे सकते थे। लेट्स सपोज कि ये आपका सारे का सारा टी वेक्टर है, मिसाल के तौर ये सारी टी की वैल्यू। तो देखें ये टी वेक्टर, ये सारा टी लिखा हुआ है, वेक्टर टी वेक्टर ओवर टी वेक्टर का, नीचे टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टी वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी आप अगर इस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहते हैं तो आप इसी वेक्टर को, ये देखें वेक्टर ओवर इसी का मैग्नीट्यूड, मैंने कहा था यूनिट वेक्टर अगर किसी वेक्टर के लॉन्ग चाहिए तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। सो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू आपको बताई थी, वेक्टर की वैल्यू आई हुई है 17 आए -12j -16 के, इस वैल्यू को आपने इसी के मैग्नीट्यूड, आप ये देखें ना मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड किया होगा, डिवाइड कर देंगे और इस टर्म के नीचे लिख दें। ये एक स्टेप और करना है आपने, 17 ओवर 689 आए का स्क्वायर रूट आए -12 ओवर 689 का स्क्वायर रूट j -16 ओवर 689 स्क्वायर रूट के। ये वेक्टर होगा आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ जी, एक बात नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को भी इंपॉर्टेंट में शुमार कीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। साथ साथ आपको गेस भी दे रहा हूं
ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास 6 क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 5 and parallel to this vector। देखिए आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो दे दिया गया है और वो अलोंग है इस वेक्टर के, इसके पैरेलल है। देखिए आपका रिक्वायर्ड वेक्टर मिसाल के तौर पे ये जो गिवन वेक्टर है ना, ये है 3i + 4j - k, ये आपका गिवन वेक्टर है। आपका रिक्वायर्ड वेक्टर ये है, मिसाल के तौर पे ये है रिक्वायर्ड वेक्टर, इसे लिखते हैं रिक्वायर्ड। क्योंकि आपका रिक्वायर्ड वेक्टर गिवन वेक्टर के पैरेलल था। और हाँ, ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड 5 रखता है, इसकी लेंथ 5 है। अब देखें तो दोनों एक दूसरे के लॉन्ग हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन को शो करता है यूनिट वेक्टर। अगर मैं अपने इस गिवन वेक्टर को v का नाम दे दूं और मैं इसका डायरेक्शन ले लूं, डायरेक्शन देता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो तो वो यूनिट वेक्टर से आती है। मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन ले आऊं तो वही डायरेक्शन होगी जो इसकी है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों आपको पैरेलल गिवन है, पैरेलल हैं, तो जो यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का होगा, गिवन वेक्टर का होगा, वही रिक्वायर्ड वेक्टर का भी वही यूनिट वेक्टर होगा। इसलिए मैंने सबसे पहला काम ये किया, गिवन वेक्टर को v कहा और u कहा मैंने रिक्वायर्ड वेक्टर को। रिक्वायर्ड वेक्टर को u वेक्टर का नाम दिया और u वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, यानी रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है। पहले मैंने इसकी डायरेक्शन लाने की कोशिश की कि आखिर पता तो चले कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमारा वेक्टर इसके पैरेलल है, इसके अलोंग है, पैरेलल है। तो v हैट होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये 3i + 4j - k v वेक्टर की वैल्यू देखिए ना, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, 3 का स्क्वायर नजर आएगा नीचे आपको, 4 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर नजर आएगा। ये 26 आया जो कि मैंने ईच टर्म के नीचे लिखा, ये v हैट तो मिल गया है जी। अब आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। लेकिन इस सवाल में फाइंड अ वेक्टर है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर नहीं है वैसे, यानी आपको तो वेक्टर चाहिए। तो यहां से वेक्टर कैसे फाइंड होता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वेक्टर अगर लग करें तो आ जाएगा v मैग्नीट्यूड इनटू v हैट। ये मैग्नीट्यूड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो वेक्टर लग कर लें यहां से। इसीलिए मैंने कहा कि रिक्वायर्ड वेक्टर u है, तो u वेक्टर लिखा जा सकता है u का मैग्नीट्यूड। जैसे देखें, v वेक्टर लिखा जा सकता है v का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग v, यानी v यूनिट वेक्टर। इस तरह u वेक्टर होगा u मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग u। अब जो यूनिट वेक्टर अलोंग u है तो यूनिट वेक्टर अलोंग v है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो जो मैंने कहा था v वेक्टर का यूनिट वेक्टर वही यूनिट वेक्टर अलोंग u लेंगे, लिहाजा यूनिट वेक्टर अलोंग u की जगह पे आपने v u यूनिट वेक्टर लिखना है। हालांकि लिखना तो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे यहाँ तो u यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए था, लेकिन दोनों पैरेलल हैं तो u यूनिट वेक्टर और v यूनिट वेक्टर में कोई फर्क नहीं। इसलिए देखें u मैग्नीट्यूड कितना गिवन था, 5, यहाँ देख सकते हैं। तो 5 की यहाँ पे u मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 आ गई और v यूनिट वेक्टर साथ आया, यूनिट वेक्टर अलोंग u। और v यूनिट वेक्टर आपने यहाँ से देख के पुट किया, ये अभी कैलकुलेट किया था सारा v यूनिट वेक्टर आपने। 3/√26 आए, 4/√26j और -1/√26k ये आ गया, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया है ईच टर्म से, आपने 5 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी यहाँ भी जाके लास्ट यूं आपके पास रिजल्ट आता है। सेम इज द केस विद द सेकंड पार्ट कि आपको वही एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड अब 5 की जगह 7 कर दिया है और पैरेलल टू अ वेक्टर। तो यहाँ पहले भी एक वेक्टर गिवन था, फिर से एक वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर को v का नाम दे दें, वेक्टर v आ गया जी। और u आप कह लें कि आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है, जबकि रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 7 है ना, तो u मैग्नीट्यूड 7 गिवन है। आपने गिवन वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, यानी उसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली गिवन वेक्टर की, और यही हमारे वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर की भी, u वेक्टर की भी यही डायरेक्शन होगी, यानी u यूनिट वेक्टर भी यही लिया जा सकता है। जो v यूनिट वेक्टर होता है वही बेटा u यूनिट वेक्टर होता है। जब डायरेक्शन सेम है तो यूनिट वेक्टर सेम है, क्योंकि डायरेक्शन शो करता है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन बताता है जी, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। तो v हैट और u हैट में यहाँ पे कोई फर्क नहीं होगा, इसीलिए u वेक्टर आ गया, रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया, u मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर अलोंग u, यानी आप इसे वर्ड्स में लिखने की बजाय u यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। ये अगर वर्ड्स आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो बेटा कोई नहीं, u यूनिट वेक्टर की जगह लिख देंगे आप v यूनिट वेक्टर। क्यों, दोनों की मैंने पहले भी बताया, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों एक डायरेक्शन में हैं,
और डायरेक्शन को शो करता है यूनिट वेक्टर, तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स भी कॉरस्पॉन्डिंग सेम होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, बड़ी दिलचस्प बात है ये। तो हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 7th क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू, क्या है u आपको गिवन, u गिवन है xi प्लस 2j प्लस 3k, b आपके सामने है, w आपके सामने है, और कह रहा है अगर ये रिप्रेजेंट करें साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या मतलब, कह रहा है ये वेक्टर्स अगर ट्रायंगल की साइड्स के लॉन्ग एक्ट कर रहे हो, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना, तो ये कह रहा है कि तीनों साइड्स के लॉन्ग एक्ट कर रहे होंगे ये वेक्टर। तो फिर क्या कर, आपने क्या फाइंड करते हैं, आपने x और y फाइंड करना। ये गिवन था कि u और v और w सारे ट्रायंगल की साइड्स के लॉन्ग, जैसे एक के लॉन्ग u जा रहा है, दूसरी साइड के लॉन्ग v, और तीसरी साइड के लॉन्ग कौन जा रहा है, वेक्टर w, ये वेक्टर u v w। देखिए बात ये हो रही है, एक रास्ता स्केच मैंने आपके माइंड में बनाया, क्वेश्चन कहता क्या है। अब ये देखें कि W में पहले सबसे पहले U से देखना शुरू करें, इसमें I आ रहा है, J आ रहा है, K आ रहा है। V में जाएं तो I आ रहा है, J आ रहा है, K वाली टर्म आ रही है। लेकिन W में जाएं तो I और J तो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, K नहीं आ रहा। K कंपोनेंट ये लास्ट में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लास्ट पे कोई टर्म नहीं है K वाली, जबकि प्रीवियस अगर आप देखें उनमें तो K भी आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐड हुए हैं, तो प्लस 3k और माइनस 3k क्या होते हैं आपस कैंसल। इसका मतलब है W रिजल्टेंट है U और V का, क्योंकि उसमें k नहीं आ रहा था। यानी देखें ना, जब तीन वेक्टर्स एक ट्रायंगल के लॉन्ग मैंने कहा था एक्ट कर रहे हो, ये कहा जाए तो वन वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि तीन में से एक वेक्टर, वन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, वन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स will be resultant of other two, will be resultant of other two। तीन में से एक जो वेक्टर होगा ना, बाकी दो का रिजल्टेंट होगा। आपने देखना था कौन सा रिजल्टेंट है, मैंने आपको बताया कि u और v ऐड हो तो k वाली टर्म कटती है, 3k कट जाएगा, और किसी सूरत में, और फिर w में भी k नहीं था। तब आप पता चलता है कि w रिजल्टेंट है u और v का, यानी u प्लस v आपने लिखना है। u और v का रिजल्टेंट का मतलब है दोनों का सम, रिजल्टेंट सम को कहते हैं। वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना हो तो उन्हें ऐड करते हैं, w है u और v का रिजल्टेंट, मैंने किया है u प्लस v इज इक्वल टू w लिखना है आपने। तो u की जगह u की वैल्यू क्या है, xi प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, u की जगह पे u की वैल्यू आई हुई है, v की जगह पे v था i माइनस i प्लस yj और माइनस 3k, i प्लस yj माइनस 3k पुट किया हुआ, और w था आपका माइनस i 2i माइनस 3j, माइनस 2i माइनस 3j पुट किया हुआ नजर आएगा। कंबाइन करें टर्म तो xi प्लस i अगर कंबाइन हो, i कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 i आएगा, और 2j में yj ऐड करें तो j कॉमन ले तो 2 प्लस y आता है, j कॉमन ले, लाइक टर्म्स कंबाइन करके कॉमन ले लिया i और j, जिनमें i कॉमन था i कॉमन लिया। अब बेटा कंपैरिजन करना है आपने, दोनों साइड सेम है, इन्हें कहते हैं कि दोनों तरफ जो है ना वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स दरमियान में क्या साइन लगा हुआ है, इक्वल है। यहाँ पे दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है, और अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उनके x कंपोनेंट के बराबर होगा और y कंपोनेंट के बराबर होगा। x कंपोनेंट इसमें कितना नजर आ रहा है, x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज x कंपोनेंट, यानी i का कोफिशिएंट कौन है, -2, सो x प्लस 1 को -2 से इक्वेट करना है, और 2 प्लस y को आपने -3 से। तो पहले एक देख लें, एक कंपैरिजन देख लें, ये बन जाके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, -2 पहले से मौजूद था, -2 -1 हो जाएगा -3, सो वैल्यू ऑफ x आ गई। अगेन 2 प्लस y आपको नजर आ रहा होगा, 2 प्लस y किसके इक्वल करना था आपने, -3 के इक्वल मैंने बताया था, 2 प्लस y -3 के इक्वल, सो 2 प्लस y -3 के इक्वल किया। जैसे आपने i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के इक्वल किया, इस तरह j के कोफिशिएंट को आपने j के कोफिशिएंट पे जो राइट साइड पे है उसके इक्वल कर देना है, और यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, और ये बनेगा y की वैल्यू आ जाएगी -3 -2, जो कि बनी -5। सो ये दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन आपका एंड हो गया, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ये इक्वल इंपॉर्टेंस के कुछ क्वेश्चन हैं जी, आप कह रहे होंगे सर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं कि ये इनमें से कोई भी दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस के जब कोई क्वेश्चंस आ जाएं तो उनमें कोई भी दिया जा सकता है, तो क्योंकि ये मजबूरन आपको बताना पड़ता है। अगर मैं ना बताऊंगा तो फिर आपके लिए ये डिसाइड करना आपको मुश्किल होगा कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से लेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी, ये गिवन है यू वी डब्ल्यू एंड जेड। 4 पॉइंट्स हैं आपके पास ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपको। ए का पोजीशन वेक्टर यू है और ये रिस्पेक्टिव ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी पहले सबसे पहले कौन है ए, तो इधर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आर के बाद यू। तो ए का पोजीशन वेक्टर यू है, बी का वी होगा, सी का डब्ल्यू होगा और इसी तरह से डी का जेड होगा। सो गिवन दैट भाई ओ ए क्या होता है, जब हम लिखते हैं ओ ए का मतलब हमने पता है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है ओ ए वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है ओ ए वेक्टर। सो ओ ए वेक्टर आपके पास क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पे तो लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज यू। सो इस यू, और यू क्या है, यू है आपके पास आई प्लस 2j प्लस के, नजर आ रहा होगा, लिखा है हमने। ओ बी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ये वर्ड थे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को सिंबॉलिकली लिखा जाता है ओ बी वेक्टर और वो तो बी था। और इसी तरह से ओ सी वेक्टर यानी सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डब्ल्यू गिवन है और डब्ल्यू गिवन है माइनस आई प्लस के, और इसी तरह डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जेड है और जो कि था आई प्लस 2j प्लस 2k, आपको नजर आएगा जेड की वैल्यू। अब आप क्या चाहते हैं, यहां पढ़े, शो दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर। अच्छा, आपको बताया था मैंने कि यू वेक्टर, एक वेक्टर यू पैरेलल होगा, पैरेलल होता है एक दूसरे वेक्टर बी के, पैरेलल होगा कब होगा, अगर यू स्केलर टाइम्स वी हो, ये रिलेशन हो, वन वेक्टर इज रिटन एज स्केलर टाइम्स के, स्केलर था, स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर, वन वेक्टर इज रिटन एज स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर। याद रखिएगा ये कंडीशन, ये हमें इस क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी। बहरहाल सबसे पहले हम किनको पैरेलल साबित करने में इंटरेस्टेड है, यहाँ देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर आपने पैरेलल देखने हैं, तो सबसे पहले क्या देखना है, ए बी वेक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको बाय डेफिनेशन कहा था ए बी वेक्टर हमेशा बी के पोजीशन वेक्टर से, टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, हम बी की तरफ जा रहे हैं ना, तो पहले ओ बी लिखा जाता है माइनस ओ ए, ये बेसिक फार्मूला है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, मैं फिर बता दूं, या मैंने वर्ड में भी लिखा है, आप वैसे सिंबॉलिकली भी लिख दिया, मैंने दोनों चीजें लिखी हुई हैं वर्ड्स में भी, ताकि समझ अच्छी आए। जब ए बी वेक्टर चाहते हैं तो टर्मिनल पॉइंट ये जिधर जा रहे हैं उस तरफ, उसका पोजीशन वेक्टर पहले आना है, पहले बी का पोजीशन वेक्टर आना है, फिर माइनस लगाना है, फिर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में आना है, वो माइनस होना है। तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू क्या थी, ओ बी की वैल्यू आपको यहां नजर आएगी, ये देखें ओ बी था आपका, बेशक बी के इक्वल भी है लेकिन ये है, हमने अभी ये देखिए 7i प्लस 8j प्लस 4k, और फिर दूसरी वैल्यू है आपकी u की, यानी ओ ए की, तो ओ ए की वैल्यू u और u की वैल्यू i प्लस 2j प्लस k पुट की हुई है। तो माइनस की है तो हम सारे साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का k हो जाएगा, ये देखें ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये 7i में से माइनस i होगा, देखिए लाइक टर्म्स कंबाइन करें, 6i प्लस 6j प्लस 3k रह गया, इसलिए हमने यही रोक दिया है, यही छोड़ दिया है, आगे चल पड़े हैं। ए बी वेक्टर चूंकि फाइंड हो गए, क्या फाइंड हो गया है, इस तरफ क्या चल रहा था बोलिए, ए बी वेक्टर, तो देखिए ए बी वेक्टर फाइंड हो गया है। दूसरी चीज है सी डी वेक्टर, तो सी डी वेक्टर जो है वो भी तो देखिए आपने दोनों को पैरेलल साबित करना था, आप प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं कि ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर, तो जब तक ये वेक्टर्स लाएंगे ही नहीं हमें रिलेशन कैसे मिल सकता है, तो पहले आप इन वेक्टर्स को लाना है। देखिए की वर्ड्स क्वेश्चन के बता रहा हूं, आपको ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात बताइए कि जो पता ही नहीं, जिनको पैरेलल प्रूव करना है उन वेक्टर्स का ही नहीं पता, इसलिए पहले ए बी वेक्टर लाए हैं। अगेन आप सी डी वेक्टर जिसके पैरेलल साबित करना था, तो बाय डेफिनेशन देखिए इसका टर्मिनल पॉइंट डी है, तो पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आना है और इनिशियल बाद में आना है, ये इनिशियल पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस होना है, यानी ओडी माइनस ओसी, और ओडी की वैल्यू भी पुट की हुई है, ओडी की वैल्यू जेड थी, ओसी की वैल्यू डब्ल्यू थी, माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे, आपके पास रिजल्ट फाइनलाइज होकर आएगा 2i प्लस 2j प्लस k, इसका जवाब आ। अब वापस लौट गए हैं ए बी की वैल्यू की तरफ, भाई ए बी की वैल्यू कहाँ आई थी, ये कंक्लूड में डबल टिक लगा, ये देखिए
ये ट्रिपल डिग्री। ये देखिए जरा, ये है ए बी वेक्टर की वैल्यू। उसको दोबारा लिखा क्योंकि ए बी वेक्टर को प्रूव करना था कि पैरेलल टू सी डी है, तो ए बी वेक्टर से स्टार्ट ले लिया। वैसे भी कॉमन इसमें है, उसमें कुछ 1 के अलावा कॉमन नहीं है, ठीक है ना, इस वैल्यू में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन यहाँ कॉमन था तो स्केलर टाइम से तो लाना है ना बेटा। तो आप देखें, इसको देखें, ए बी वेक्टर दोबारा लिखा मैंने तो 3 कॉमन देख लिया। जैसे 3 कॉमन लिखा 2i + 2j + k रह गया, और 2i + 2j + k तो प्रीवियसली देखें ये लिखा हुआ है, और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू तो सी डी वेक्टर की थी, तो ये तो बन गया 3 टाइम्स सी डी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर आपके सामने आ गया है, ए बी वेक्टर इज 3 टाइम्स सी डी वेक्टर, 3 स्केलर है। सो ए बी वेक्टर इज स्केलर टाइम्स CD vector. So one vector is scalar times the vector. Both the vectors are said to be parallel. Zoom आपने पैरेलल प्रूव कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जा सकता है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इस एक्सरसाइज से रेयर चांस है, लेकिन अगर लॉन्ग में क्वेश्चन उसने लिया तो यही ले लेगा। 9th क्वेश्चन देखेंगे आप, कहते हैं यहाँ we say two vectors v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v is equal to c times w। वही पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, वन वेक्टर स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर। वही बात जो भी हुई है, ये मैंने डेफिनेशन भी शुरू में लिखी है, इसने यहाँ पे मेंशन भी कर दी। और वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, के वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे अगर c पॉजिटिव होगा, और वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे अगर c नेगेटिव होगा। इसमें देखें तो इसमें यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन है। ए पार्ट है फाइंड टू वेक्टर्स whose length is 2 and both the vectors are parallel to this vector। भाई ऐसे 2 वेक्टर फाइंड करें जिनकी लेंथ, ईच की लेंथ 2 यूनिट्स है। लेंथ होती है मैग्नीट्यूड, लेंथ का मतलब है जी कि उसने आपको मैग्नीट्यूड बता दिया है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट्स है, ठीक है ना जी। और वो इस वेक्टर v के पैरेलल, यानी इससे उसकी डायरेक्शन आएगी। तो बिल्कुल आपने सिमिलर क्वेश्चन किया भी था थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर बता देता हूं। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया 2 मेथड से। पहला मेथड देखिएगा, तो मैंने अपने गिवन वेक्टर v को देखेंगे, यहाँ पे वेक्टर v को मैंने एज इट इज लिखा, गिवन पहले लिख दिया, सबसे पहले गिवन लिखा, वेक्टर v गिवन है, और u मैंने पहले की तरह रिक्वायर्ड वेक्टर लिखा, और u का मैग्नीट्यूड तो 2 यूनिट्स दिया हुआ है ना। u अगर मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है, चाहे वो u और एक और भी वेक्टर फाइंड करते हैं, अभी इसकी 2 वैल्यूज अपने आप बन जाएंगी। अभी फिलहाल देखेंगे u आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है, और रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, 2, तो u मैग्नीट्यूड 2 है। अब गिवन वेक्टर से तो उसकी डायरेक्शन लाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ भी पैरेलल का लफ्ज आपको नजर आएगा। तो वी हैड आपने फाइंड कर लिया, वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के फार्मूला से पहले की, जैसे ही वी हैड इंक्लूड हुआ, फाइंड हुआ, ये वैल्यू आई वी हैड 1/3i - 2/3j + 2/3k। अब आपका ये देखें कि u v के पैरेलल है, मैं बोलता u v के पैरेलल क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे लेकिन फाइंड साहब कह रहे हैं 2 वेक्टर्स फाइंड करें, एक नहीं। यहाँ बड़ी अहम बात है, 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं, एक नहीं करना। इसका मतलब u की 2 वैल्यूज होंगी। याद रखें कि पैरेलल की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल। और दूसरी टाइप होती है, याद रखिएगा, पैरेलल इन ऑपोजिट। याद रहेगी ये बात, रूल पैरेलल ही होता है, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देखें कि या तो फिर आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा +2 टाइम्स वी हैड, ठीक है ना। मैंने कहा था रिक्वायर्ड वेक्टर होता है, मैंने वी में लिखा था, चले मैं यू लिख देता हूं, u मैग्नीट्यूड इनटू u यूनिट वेक्टर अलॉन्ग। रिक्वायर्ड वेक्टर का फार्मूला बताया है प्रीवियसली भी मैंने, तो आप जो है ना इसे देख लेंगे कि u वेक्टर की, देखें हमने u वेक्टर जो है आपका u मैग्नीट्यूड इनटू v, u यूनिट वेक्टर आपने ये पढ़ा था कि u रिक्वायर्ड वेक्टर होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट वेक्टर। आपको वेक्टर ही चाहिए इस बार, यहीं से डायरेक्शन से चलें, यानी लेफ्ट टू राइट जाएं। आपका रिक्वायर्ड वेक्टर u, ये देखें u का u आ रहा है,
यू का मैग्नीट्यूड 2 भी है। अच्छा, दो साइन क्यों लगे हुए नजर आ रहे हैं प्लस माइनस के? देखिए मैंने आपसे कहा था दो आपके पास ऑप्शंस है ना, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई पैरेलल इन सेम डायरेक्शन वेक्टर जो है ना पॉजिटिव साइन से ही आएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो नेगेटिव साइन भी आना है, तो प्लस माइनस 2 टाइम्स वी हैट लगाना है आपने। एक प्लस साइन पैरेलल इन सेम डायरेक्शन के लिए प्लस साइन, और माइनस का जो ये साइन है वो पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, याद रखिएगा। क्योंकि और वैसे भी वेक्टर्स यू वेक्टर की दो वैल्यूज आपको चाहिए थी, आपसे 2 वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, एक नहीं रिक्वायर्ड, 2 चाहिए हैं, इसलिए आपने यहाँ खैर वी हैड की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की हुई थी वो पुट कर दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस माइनस वहीं रखा हुआ है। तो पहले प्लस के साथ ये पूरी ब्रैकेट ली गई है बेटा, एक्सपेंड की है, और फिर माइनस की है, तो फिर सारे साइन चेंज किए हुए हैं, एक बार प्लस लिया है और एक बार माइनस। यूं आपने इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखते हैं। देखें सेकंड मेथड में आपको नजर आएगा कि आपके पास यू वेक्टर था 2i माइनस 4j प्लस 4k, आपके पास वी वेक्टर जो था वो भी गिवन था, वी क्या गिवन था 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j प्लस 4k था, ऐसे ही था ना जी। तो आपने वी मैग्नीट्यूड फाइंड किया, ठीक है, और u कहा रिक्वायर्ड वेक्टर है, और u रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है क्वेश्चन के अंदर, यहां तक ये बिल्कुल नहीं लिखा। अब देखिए इस सेकंड मेथड को, बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी देखिए, हमें बताया गया है कि यू और वी पैरेलल हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पैरेलल है तो वन वेक्टर विल बी स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वेयर सी स्केलर, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लिया। राइट साइड पे होल का मॉड है तो आपने दोनों पे मॉड आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? यू का मैग्नीट्यूड 2 था, सो यू मैग्नीट्यूड की जगह 2 पुट कर दिया गया है। सी मॉड नहीं पता, सी की वैल्यू इनफैक्ट नहीं पता सॉरी, तो वो एज इट इज आ गई। इसके बाद आपके पास 6 है एज इट इज, तो यहाँ पे 2/6 हो जाएगा। 2/6 से देखें 6 आगे डिवाइड हुआ तो सी मॉड की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। सी मॉड की वैल्यू 1/3 से आपने लिखा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्यों? आपने मॉड साइन रिमूव किया है, अगर आप मॉड साइन रिमूव करेंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। याद रखें मॉड साइन रिमूव करने से 2 साइन आते हैं, प्लस का और माइनस का। आपने फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये बात पढ़ी थी। आपने बारी बारी सी की दोनों वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में रिटर्न करनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन रही, सी की वैल्यूज क्या है प्लस माइनस 1/3, तो मैंने प्लस माइनस 1/3 देखे वहां पे जाके लिखी है इंटू वी। वी की तो वैल्यू थी 2i माइनस 4j प्लस 4k, वो वैल्यू पुट कर दी, और प्लस माइनस 1 ये 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई किया। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार प्लस साइन लिया और एक बार माइनस साइन, तो वही रिजल्ट मिल जाएगा आपको जो प्रीवियसली आया है। तो आपको जो मेथड ज्यादा आसान लगे आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरा आप छोड़ सकते हैं। देखें सेकंड मेथड से वैसे मैंने अगले पार्ट में ये क्वेश्चन सेकंड मेथड से किया हुआ है। कहता है गिवन द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल, तो आपसे इस सवाल में वैल्यूज फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी आपने a की और a और c की वैल्यूज बताना। तो वापस जाना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी? बी पार्ट था फाइंड द कांस्टेंट ए कांस्टेंट सिर्फ फाइंड करना है, सी को वैल्यू तौर पे आ जाएगा, यानी कि बीच में मेथड में आ जाएगा, लेकिन हमें असल में हमें वैल्यू ए की फाइंड करनी है। जस्ट हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमें ए की वैल्यू बतानी है। देखें ए की वैल्यू बताने के लिए, अच्छा चले जी हमने बात की कि v एंड w पैरेलल गिवन है, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। अगर पैरेलल है तो v होगा स्केलर टाइम्स w, यानी v लिखा जा सकेगा c टाइम्स w, फिर c स्केलर। और देखें v की जगह v की वैल्यू पुट करनी है i माइनस 3j प्लस 4k, c वैसे का वैसा लिखा हुआ है नजर आएगा जी आपको, और w वेक्टर आपके पास था ai प्लस 9j माइनस 12k। तो आपने बेटा v और w की दोनों तरफ वैल्यूज पुट करनी है। c अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो cai 9cj और माइनस 12ck। अब कंपैरिजन करना है आपने बोथ साइड्स पे, तो इधर आई का कोएफिशिएंट 1 है,
1 इक्वल आएगा सी ए के, आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट इक्वल कर देते हैं कंपैरिजन में, जे का कोएफिशिएंट -3 जो कि इक्वल हो जाएगा 9 सी के, और के का कोएफिशिएंट +4 इक्वल हो जाएगा -12 सी के, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखें सेकंड इक्वेशन को या थर्ड को, दोनों में से किसी एक में चले जाएं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। इससे भी वही वैल्यू आनी है, इससे भी वही वैल्यू आनी है। सी लग करें तो देखें ना, यहां से सी लग करें तो आ रहा है -3/9, और यहां से सी लग करें आप तो आ रहा है, सेकंड इक्वेशन से देखें तो आ रहा है 4/-5। भाई ये सॉल्व करें तो -1/3 आ रहा है, अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 4 3 12, आंसर भाई -1/3 ही आ रहा है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेकंड इक्वेशन से वैल्यू ला रहे हैं, थर्ड से ला रहे हैं। सी की वैल्यू बहरहाल -1/3 आ गई है, और यहाँ देखें ना, सी पुट करने से क्या मिल रहा है, ए। फर्स्ट इक्वेशन में वापस कर देंगे सी की वैल्यू, रिटर्न करेंगे तो वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, नाउ 1 बिकम्स, यानी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से जो आ रहा है, ये देखें 1 एज इट इज, ये लेफ्ट वाला, सी -1/3 आया है, पुट किया है, और ए एज इट इज वैसे का वैसा लगाया, ये -3 जाके उधर +3 सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होने वाला, तो वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी थी -। आपके पास ए की वैल्यू आ गई, और एक और तरीका भी मैंने बताया है जो आपने नोट से रीड कर लेना है, यहाँ से देख लेना है, और जो आपको ज्यादा फील करे उसे देख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास सी, नेक्स्ट पार्ट है सी। देखिए वी वेक्टर आपके पास है i -2j + 3 के, और आपको यहाँ इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड वेक्टर कहता है, वो रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करें, दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये स्टेटमेंट है जो गिवन वेक्टर v की अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपने गिवन वेक्टर v से उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया पहले की तरह अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है जी 5, वो आएगा -5 टाइम्स v है। इससे पहले हमने लिखा था u का फॉर्मूला +-, वो भी चलो मैग्नीट्यूड अगर 5 होता तो 5 टाइम्स यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाता, याद कीजिए यूनिट वेक्टर। उसमें एक सेम डायरेक्शन में भी हो सकता था, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता था, प्लस और माइनस दोनों साइन लगाए थे, क्योंकि वहां पे 2 वेक्टर्स रिक्वायर्ड थे, और ये उसने तखसीस नहीं की थी, ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपको सेम डायरेक्शन में वाला लेना है या अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर चाहिए, इसलिए आपके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन लेते हैं, मैंने आपसे कहा था। तो -5 टाइम्स वी हैट और -5 टाइम्स और वी हैट की वैल्यू पुट की हुई है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और डी पार्ट जो है वो बिल्कुल आपके सी पार्ट बी पार्ट जैसा है, दो पार्ट्स इसके सिमिलर हैं, आप उसे देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, और डायरेक्शन भी दी हुई है फ्रॉम 1 पॉइंट, फ्रॉम एंड टू का जगह जिक्र आ जाए वहां डायरेक्शन आ जाती है। तो ये वेक्टर्स के अंदर इसलिए आपसे दिया गया है ये क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा है कि यहाँ वेक्टर्स में गिवन है, तो यहाँ डायरेक्शन है देखिए फ्रॉम और टू, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर इन किलोमीटर्स। तो आपने पहले पॉइंट को, ये जो पहला पॉइंट था नजर आ रहा है आपको 120, 240, -50, इसको आपने ए का नाम दिया और दूसरे पॉइंट को आपने बी का नाम दिया। अब आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कैसे फाइंड करते हैं, तो बेटा बड़ा आसान काम है, बी के कोऑर्डिनेट से ए के माइनस होने हैं, क्योंकि टर्मिनल से इनिशियल माइनस होता है, टर्मिनल माइनस इनिशियल, इस डायरेक्शन में माइनस करने हैं नंबर, ये इस तरह से और ये वाला इस तरह से, यानी पहले ये लिखना है 130 - 120, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस होता है, सेकंड से सेकंड, और 2 टाइम पहले लिखते हुए पहले लिखते हैं, बी का हर कंपोनेंट पहले लिखना है और ए का माइनस होना है, बी में से ए निकालना है, याद कर लें आप, जो आसानी के से याद देगा कि ए बी वेक्टर हो तो बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल याद रखिएगा, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इनिशियल के माइनस होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स वेक्टर की अलामत है, आपको बताया था, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होनी थी, सॉरी, और ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट अभी ठीक है। ये सॉल्व करें तो 10 - 30 और 130 आता है, और मैग्नीट्यूड होता है ये एक्स वाई जेड ही तो है, एक्स आई, यहाँ एक्स वाई जेड उस कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है। जब वेक्टर आपका इस फॉर्म में लिखा हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हो, तो होता ही एक्स वाई जेड है, आई जे के तो नजर ही नहीं आ रहे होते, एक्स ही तो लेना होता है फार्मूला में, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, यही हमने मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये डेफिनेशन यूज करते हुए आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी 17900 किलोमीटर। 11th क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो देखिए मजे की बात है, ये एक्सरसाइज में थोड़ी सी एक तरह से मिस्टेक ही कहूंगा मैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस उसने
स्टार्ट में भी पूछे और एंडिंग वाले क्वेश्चन में जाके फिर पूछ लिए डायरेक्शन के साइंस, तो कोई बात नहीं, फिर एक दफा देख लें। आपको वेक्टर v गिवन है और आपको इसके डायरेक्शन को साइंस चाहिए, तो डायरेक्शन को साइंस होती है x ओवर r मैग्नीट्यूड y, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा। आपको कहा था स्टार्ट में, बताया ये cos बीटा cos गामा cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन को साइंस कहलाते हैं। और cos अल्फा होता है x ओवर r मैग्नीट्यूड, r मैग्नीट्यूड को v मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, cos बीटा y ओवर r मैग्नीट्यूड और cos गामा z ओवर r मैग्नीट्यूड, यानी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भाई गिवन वेक्टर ये है आप, सो r की जगह v आता जाना है, v मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर की पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, चूंकि उसने डिवाइड होना है जाके, और x है आपका -6, y आपका 3 है, z आपका 2 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 49 का स्क्वायर रूट 7। और आपने बेटा ईच कंपोनेंट के नीचे -6 के नीचे भी 7, तो ये x ओवर, देखें आखिर में देखें डायरेक्शन को साइंस लिख दिए गए हैं, और ये चूंकि रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो थर्ड पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरे में ये है कि आपके पास पी एंड क्यू पॉइंट्स गिवन है, तो आपको डायरेक्शन को साइंस ही मांगता है, सवाल वही है, लेकिन पहले वेक्टर खुद दे रहा था, अब आपको पहले पी क्यू वेक्टर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है डायरेक्शन को साइंस ऑफ पी क्यू वेक्टर, डी सीज लिखता हूं डायरेक्शन को साइंस के लिए, ऑफ पी क्यू वेक्टर चाहिए। ये है हमारा सवाल। तो आपको चाहिए कि आप पहले पी क्यू वेक्टर तो बताएं, और पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, क्यू से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, तो 11 - 9 हो जाएगा बेटे, पहले से पहला माइनस होता है ना, ये वाला 11 - 9। इसी तरह से बेटा 6 माइनस क्या हो जाएगा 3, और 19 - 13 हो जाएगा, 19 - 13, ये आ जाएगा 236। और इनके ऊपर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना कि आप पी क्यू और मैग्नीट्यूड क्यों जाती है, डायरेक्शन को साइंस के लिए मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। 2 का स्केयर 3 का स्केयर और 6 का स्केयर का सम होगा, तो सारे का स्केयर रूट सबको ऐड कर लेंगे, स्केयर लेके 7 आता है। तो यहाँ पे x कंपोनेंट कितना है 2, तो 2/7, मैग्नीट्यूड नीचे आ जाना है, हर एक के नीचे 3/7 और 6/7, डायरेक्शन को साइंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स, यानी तीन एंगल्स हैं, आर द कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। क्या कह रहे हैं, कौन कौन से ये डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं किसी सिंगल वेक्टर के। तो डायरेक्शन एंगल्स को हमने अगर टॉपिक पढ़िएगा तो अल्फा बीटा गैमा से डिनोट किया था। डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, डिनोट किए जाते हैं अल्फा बीटा गैमा से, और उनके कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos गैमा। कोसाइंस cos का प्लूरल है, टुमारल cos 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 है ना, cos अल्फा cos बीटा cos, डायरेक्शन कोसाइंस। खैर, आपने एंगल्स को अल्फा बीटा गैमा का नाम दे देना है, और आपने प्रॉपर्टी चेक करनी है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा। जब ये cos अल्फा cos बीटा cos गैमा डायरेक्शन को साइंस होते हैं, इनके स्केयर का सम हमेशा 1 होता है। अगर इनके स्केयर का सम लेंगे तो 1 आ जाएगा, इनके स्केयर का सम। अगर सारा रिजल्ट 1 दे देगा तो फिर तो ये डायरेक्शन को साइंस होंगे, cos अल्फा cos बीटा, और अगर ये डायरेक्शन को साइंस होंगे cos अल्फा cos बीटा cos गैमा, तो अल्फा बीटा गैमा तब डायरेक्शन एंगल्स होंगे। लेकिन अगर 1 आया ही ना रिजल्ट, तो ना ये cos अल्फा cos बीटा cos गैमा डायरेक्शन को साइंस होंगे, और ना ही ये अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स के ला सकेंगे। यानी प्रॉपर्टी सीधी सीधी बात करूं तो आपने ये करना है, इन शॉर्ट आपने ये करना है कि ये आइडेंटिटी चेक करनी है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा चेक करना है कि 1 आता है या नहीं आता। इतनी सी बात चेक करनी है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा का रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है या नहीं आता। देखते हैं, अल्फा की वैल्यू 45 थी, देखें यहाँ देखें, अल्फा 45 था, तो अल्फा 45 पुट किया ना, बीटा कितना था 45, तो 45 पुट कर दिया, और गैमा कितना था 60, तो 60 पुट कर दिया। और cos 45 1/√2 होता है, और स्क्वायर का स्क्वायर लगाना है। cos 45 फिर से 1/√2 और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और cos गैमा यानी cos 60 का स्क्वायर था, cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, तो ये आप स्क्वायर खोले हुए हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम लिया है 5/4 आया है रिजल्ट इसका, जो कि 1 नहीं आ रहा। 1 नहीं आ रहा तो फिर ये अल्फा बीटा गैमा हम नहीं कहेंगे कि ये कभी भी डायरेक्शन एंगल्स नहीं हो सकते। अगर 1 आता तो ये डायरेक्शन एंगल्स हो सकते थे। इन शॉर्ट बताऊं कि अल्फा बीटा गैमा देखने हैं कि डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मैं डायरेक्शन एंगल्स का फैसला करना है।
तो इस आइडेंटिटी से ही फैसला ये होगा कि अगर तो रिजल्ट 1 आता कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का, फिर तो ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। लेकिन अगर 1 नहीं आएगा तो फिर ये नहीं है। इक्वल टू 1 तो है, और अगर नॉट इक्वल टू 1 तो ये नहीं है। अगला है अल्फा बीटा गामा, ये बदल दिए हैं उसने। आपने वही कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वाला एक्सप्रेशन चेक करके उसके अंदर वैल्यूज पुट की है, तो इसका भी 6/4 रिजल्ट आया। जैसे कट भी कर लें, 2 3 6 2 2 4 3/2 तो आ जाएगा, 1 नहीं आएगा जी। 1.5 इसका जवाब आता है, 3/2 का 1 नहीं आता। तो 1 नहीं आ रहा तो फिर ये हो ही नहीं सकता डायरेक्शन एंगल्स। नेक्स्ट में अल्फा बीटा और गामा ऐसे हैं कि इनका अगर हम स्केयर का सम लेंगे तो 1 आ जाएगा। तीसरे पार्ट में जाके फुलफिल हुई है कंडीशन, तो ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। और ये थर्ड पार्ट इन तीनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं कि ये आ सकता है। तो इस तरह से आज की इस लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व होगी। मुकम्मल एक्सरसाइज आपको सारे सॉल्यूशंस आपसे डिस्कस किए हैं। होपफुली आपने खूब अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको अच्छी समझ आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।